फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन परसेंटेज पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। 5 एम्प्लॉइज हमें गिवन है A, B, C, D and E who are working in a company. 2 successive years में each of them got hikes in his salary as follows. A, B, C, D, E पर्सन के नाम लिखे हैं और कितना परसेंट उन्हें हाइक मिला है 2 सक्सेसिव ईयर्स में वो हमें जानकारी दी गई है। If all of them have same salary at the end of 2 years. सो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की है कि 2 साल के बाद इनकी जो सैलरी है वो सेम है। Who got the least hike in his salary? लीस्ट हाइक उसी को मिलेगा जिसका परसेंटेज हाइक भी सबसे कम होगा। तो हमें अगर परसेंटेज हाइक निकालना हो तो उसका एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है। मान लीजिए अगर हमें कहा जाए कि एक वैल्यू को हमने पहले 10% इंक्रीज किया और उसके बाद में 20% इंक्रीज किया और हम चाहते हैं कि इसको एक सिंगल परसेंटेज इंक्रीज में कन्वर्ट कर दें, तो उसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला हम यूज करते हैं A प्लस B प्लस AB ओवर 100%। यहाँ A और B हम किसको लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता है। इंक्रीज होगा तो प्लस और डिक्रीज होगा तो माइनस। तो अगर हम A एंड B क्योंकि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं इनको ऐड करते हैं तो विल गेट 30 प्लस AB 200 ओवर 100। हमारा फाइनल आंसर यहाँ आता है 32%। हम चाहें तो कोई वैल्यू अज्यूम करके भी कर सकते हैं। लेट्स से इसको इनिशियल वैल्यू को हमने 100 माना है तो 10% इंक्रीज होके वो हो जाएगी 110 और ये वैल्यू 20% इंक्रीज होके हो जाएगी 132। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 32% का इंक्रीज है। इसी फॉर्मूले को अगर हम इन 5 वैल्यूज में लगाएं तो एक चीज नोट करने की है कि यहाँ पर A प्लस B हम चाहे यहाँ लें, चाहे हम यहाँ लें, चाहे यहाँ लें, हर बार हमारी वैल्यू सेम आ रही है और वो कितनी आ रही है 2P प्लस 1। तो परसेंटेज इंक्रीज में A प्लस B का तो कोई रोल ही नहीं है। हमें फोकस करना होगा AB अपॉन 100। 100 सब में आएगा। A और B का प्रोडक्ट जिसमें सबसे कम होगा वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। P को P प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है P स्क्वायर प्लस P। P प्लस 2 और P माइनस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा P स्क्वायर प्लस P माइनस 2। मतलब ये वैल्यू और छोटी हो गई है। अगर P प्लस 3 और P माइनस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट P स्क्वायर प्लस P माइनस 6। ये वैल्यू और रिड्यूस हो गई है और यहाँ पर भी ये जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं ये दोनों में सेम है। आगे बढ़ना चाहे तो हमें सिर्फ 4 एंड माइनस 3 इनको मल्टीप्लाई करना है। अगर इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे तो विल गेट P स्क्वायर प्लस P माइनस 12। ये वैल्यू और छोटी हो गई है और लास्ट में अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो P स्क्वायर प्लस P माइनस 20। तो जहां पर ए बी सबसे छोटा होगा वहीं पर ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज भी सबसे छोटा होगा। दैट मीन्स सबसे कम परसेंटेज इंक्रीज ई में हुआ है और जिसमें कम परसेंटेज इंक्रीज होता है उसमें वैल्यू वाइज भी परसेंटेज जो इंक्रीज हो रहा है उससे मिनिमम होगा, गिवन दैट द फाइनल वैल्यू हर एक केस में सेम है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एवरेज एलिगेशन मिक्सचर कंसेप्ट पर बेस्ड एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अ फर्म पेज इट्स 5 क्लर्क्स रुपीज 15,000 ईच। तो 15,000 रुपीज 5 क्लर्क्स को मिल रहे हैं हर एक को। ऐसे 5 क्लर्क्स हैं तो टोटल 75,000 रुपीज इन्हें दिए जाएंगे। सिमिलरली 3 असिस्टेंट्स को दिए गए हैं 40,000 रुपीज ईच। सो 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये हो गया है 120,000 एंड जो अकाउंटेंट है उन्हें 66,000 गिवन है। देयर इज वन अकाउंटेंट, 66,000 टाइम्स 1 ये हो गया है 66,000। मीन सैलरी हमें निकालनी है। मीन सैलरी के लिए क्या करेंगे, हम इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे और जो भी हमारे पास में वैल्यू आएगी उसे हम 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9 यानी कि जो टोटल मेंबर्स हैं जिनके बारे में बात की गई है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पर तो हमारे पास 0 आता है। ये हो गया है 6 and 5 11, वी कैन कैरी ओवर 1, 7 and 7 14 and 12 26। अगर इस वैल्यू को हम 9 से डिवाइड करें ना, हमें मालूम है 9 30 टाइम्स 270 होता है। ये उससे एक कम है तो हमको कहेंगे
29,000। तो यहां हमारी वैल्यू आएगी 29,000। ये तो हो गई है मीन सैलरी। 9 एम्प्लॉइज की हमें मीडियन सैलरी भी निकालनी है ना। मीडियन सैलरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज को अरेंज करते हैं। तो 15,000 वाली सबसे कम जो वैल्यूज है 5 लेटेस्ट से उनको हमने अरेंज किया। उसके बाद में नेक्स्ट हमने अरेंज किया है 40,000 वाली 3 वैल्यूज को। एंड फाइनली हमने जो हाईएस्ट सैलरी है 66,000 उसे अरेंज किया। मीडियन सैलरी निकालने के लिए जो मिडिल सैलरी, जो बीच में यहाँ पर जो नंबर आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। बीच में नंबर हमारा ये है, इसके राइट में भी 4 वैल्यूज हैं और लेफ्ट में भी 4 वैल्यूज हैं, और ये वैल्यू कौन सी है, 15,000। हमें इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है। 29,000 और 15,000 का डिफरेंस होता है 14,000। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। दो नंबर से ए एंड बी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ए अगर बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इस साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू के लिख देते हैं, जहां के कहलाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और वी कैन से ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल टू के। नाउ फर्स्ट सिचुएशन में इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा सेकेंड सिचुएशन में इनके प्रोडक्ट के, एंड सो ऑन, और हर बार ये वैल्यू कांस्टेंट होगी। नाउ इट इज गिवन कि अगर ए को हम 100% इंक्रीज कर दें तो बी पर क्या असर पड़ेगा। लेट अस से ए और बी की वैल्यूज को हम मान लेते हैं 10 एंड 10। तो अगर a1 को हमने 10 माना है और b1 को भी 10 माना है, हम कोई और वैल्यूज भी ले सकते थे, बट क्योंकि हम रेशियो में डील कर रहे हैं इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्या वैल्यू ली है। a को हमने 100% इंक्रीज कर दिया है। 100% इंक्रीज करने का मतलब होता है डबल कर दिया है। तो ये जो a1 था ये डबल होके 20 हो गया। हमें b2 पे असर पता करना है। 100/20 अगर हम करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। तो b1 की वैल्यू 10 थी, b2 की वैल्यू 5 हो गई है। So there is a decrease of 5 upon previous value multiplied by 100। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 50% होगा। फिफ्थ ऑप्शन को हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सर्ट्स एंड इंडाइसिस पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है एंड इट इज गिवन दैट ये एक्सप्रेशन होल नंबर के इक्वल है व्हेन सिंप्लीफाइड। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो इज कंसिस्टेंट विद इट। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 7 रेज टू द पावर ए। 35 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 रेज टू द पावर b प्लस 1। 20 को हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स 5 और 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू द पावर c प्लस 2। क्योंकि यहां हमने क्यूब रूट लिया है तो हम इस पूरी वैल्यू को इस तरह से लिख सकते हैं रेज्ड टू द पावर 1/3। तो जो टर्म जिनका बेस सेम है हमको एक साथ क्लब कर देते हैं। ये हो जाएगा 7 टू द पावर 8, 5 टू द पावर b प्लस 1, 7 टू द पावर b प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 2c प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर c प्लस 2 होल रेज टू द पावर 1/3। 7 रेज टू द पावर a और 7 रेज टू द पावर b प्लस 1 अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 रेज टू द पावर a प्लस b प्लस 1। 2 रेज टू द पावर हमारे पास क्या है 2c प्लस 4। ऐसे ही अगर हम 5 के बारे में बात करें तो ये है b प्लस 1 और ये है c प्लस 2, तो ये हो जाएगा b प्लस c प्लस 3 और ये पूरे पावर में 1/3 है। ना होल नंबर्स होने के लिए क्या शर्त होगी कि जो इंडिविजुअल नंबर्स हमारे सामने हैं जब उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हर एक के साथ हमें नॉन डेसिमल वैल्यू मिलनी चाहिए। दैट इज 2 रेज टू द पावर 2c प्लस 4। ये नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए जैसे हम इसको ओपन करेंगे। ऐसे ही 5 रेज टू द पावर b प्लस c प्लस 3, ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। एंड 7 रेज टू द पावर a प्लस b प्लस 1, ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर हम ऑप्शंस पे नजर डालें
क्या हम a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं? अगर हम 2 और 1 यहां पुट करते हैं तो 2 + 1 3 + 1 4, 4 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इमीडिएटली हम फर्स्ट ऑप्शन को रिजेक्ट कर देंगे। हम थर्ड ऑप्शन को भी रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि यहां पर हमें a और b दोनों की वैल्यूज चाहिए। ओके, क्या हम 1 और 2 पुट कर सकते हैं? विद द सेम लॉजिक 1 + 2 3 + 1 4, ये भी हमारे काम का नहीं है। क्या हम 3 और 1 पुट कर सकते हैं? 3 + 1 4 + 1 5, 5 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। इमीडिएटली फिफ्थ ऑप्शन हमारा आंसर मार्क कर सकते हैं। a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 1 6/3 2, तो ये तो हो जाएगा 7 स्क्वायर। ऐसे ही b की जगह 2 और c की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 + 1 3, 3 + 3 6/3, ये भी हो जाएगा 2। और c की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ट्वाइस ऑफ 1, 2 + 4 6/3, ये वैल्यू भी 2 हो जाएगी पावर में। वी कैन सी जो हमारा आंसर आया है वो एक होल नंबर है। फिफ्थ ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेंसुरेशन पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। A gold ingot in the shape of a cylinder is melted and the resulting molten metal molded into a few identical conical ingots. Now यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिलेंडर की। लेट अस से सिलेंडर जो है हमारा, उसकी रेडियस है r और उसकी हाइट है h। तो सबसे पहले हमें जरूरत होगी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम होगा पाई r स्क्वायर h। अब जो कॉनिकल इंगट्स हमें दिए गए हैं उनके बारे में क्या जानकारी है? हाइट ऑफ ईच कोन इज हाफ द हाइट ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर। तो हाइट तो हम ले लेते हैं h/2 एंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस होता है पाई r स्क्वायर ऑफ ईच कोन इज 1/5 दैट ऑफ द सर्कुलर बेस ऑफ द सिलेंडर। तो अगर हम बेस के एरिया की बात करें तो वो बेस एरिया सर्कुलर जो हमारा सिलेंडर है उसके बेस एरिया का 1/5 है, दैट इज पाई r स्क्वायर ओवर 5। कितने कॉनिकल इंगट्स हम बना सकते हैं? जवाब बड़ा आसान होगा। वॉल्यूम निकाले हम किसका, हमारा जो सर्कुलर सिलेंडर है उसका, और उसको डिवाइड कर दें एक कोनिकल इंगट के वॉल्यूम से। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ द बेस। बेस का एरिया है पाई r स्क्वायर अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई हाइट h/2। सिंप्लीफाई करेंगे, पाई r स्क्वायर 5 स्क्वायर से कैंसिल, h से कैंसिल, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, 10 टाइम्स 3। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 30। थर्ड ऑप्शन हम आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक डिस्क्रिपेंसी थी, इसीलिए इस क्वेश्चन को फाइनल कैलकुलेशन से हटा दिया गया और हर एक स्टूडेंट को बोनस मार्क्स या एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए गए थे इस क्वेश्चन के लिए। विल डिस्कस नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हमने एक आर्टिकल को x% अबव द कॉस्ट प्राइस मार्क किया। सो सपोज हमारे पास ये है कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले हमने इसे x% इंक्रीज किया है। A discount of 2x/3% is given on the mark price। ये जो मार्क प्राइस आई है हमने इस पे डिस्काउंट दिया है 2x/3%। ऐसा करने पर हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 4% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। एंड ऑल्सो इट इज गिवन की वैल्यू ऑफ x जो है वो लाई करती है बिटवीन 25 एंड 50। हमें x का 50% पूछा गया, दैट इज हाफ ऑफ द वैल्यू। नाउ इस तरह के क्वेश्चन में अगेन यहाँ पर सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है। हमने सर्टेन परसेंट से इंक्रीज किया और फिर सर्टेन परसेंट से जो इंक्रीज वैल्यू है उसे डिक्रीज किया। तो नेट रिजल्ट क्या होगा ये पता करने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो है a + b + ab ओवर 100। और ये वैल्यू हमेशा परसेंटेज में आती है जो इनिशियल वैल्यू थी उसके रेस्पेक्ट। इंक्रीज को प्लस लिखेंगे और डिक्रीज को माइनस लिखेंगे। तो हमने a की जगह लिखा +x, b की जगह लिखा -2x/3 बिकॉज यहां हम डिक्रीज कर रहे हैं
प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई बी, हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा साइन के साथ में, डिवाइडेड बाई 100। ये हमारा नेट रिजल्ट होगा और वो परसेंटेज में होगा। क्योंकि इट इज गिवन कि 4% का प्रॉफिट हुआ है, व्हाट वी कैन से कि हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 4% हायर है, या ये कैलकुलेशन करने पर हमें 4 वैल्यू यहां पर मिल रही है। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया है x अपॉन 3 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 300 इज इक्वल टू 4। 300 हम यहां लिख सकते हैं, सो वी विल गेट 100x माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 300 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट 1200। यहां से हम 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, सो विल बी लेफ्ट विद 50x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 600। ये दोनों टर्म्स राइट साइड ले जाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 600 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करें तो वी विल गेट x माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 30, दिस इज इक्वल टू 0। x की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी 20 और 30, ये वैल्यूज परसेंटेज में आएंगी। क्योंकि इट इज गिवन कि 25 एंड 50 के बीच में है तो इस वैल्यू को हमें रिजेक्ट करना होगा, हम फोकस करेंगे इस वैल्यू पर। याद रखिए हमें इसका 50% पूछा गया, तो अगर x 30 है तो उसका 50% होगा 15। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वैसे समझदारी ये होती कि हम इस पूरे क्वेश्चन को करने के लिए ऑप्शंस के थ्रू मूव करते, और अगर हम ऑप्शंस पे नजर डालना चाहेंगे तो सबसे पहले हम या तो इस ऑप्शन से शुरुआत करेंगे या इस ऑप्शन से शुरुआत करेंगे, क्योंकि इन वैल्यूज को अगर आप डबल करेंगे तो x की वैल्यू जैसे यहाँ 32 आ रही है, यहाँ 26 आ रहा है, यहाँ पर 24 आ रहा है ना। 32 अगर x होगा तो उसका 2/3 नहीं निकाल सकते, तो इस वैल्यू पे फोकस नहीं करेंगे। 13 का डबल 26, बिकॉज हमें 2/3 निकालना है, वो भी नहीं हो पाएगा तो इसको भी हम हटा देंगे। 20 का डबल 40, इसका भी 2/3 नहीं निकलेगा, बिकॉज हमें 2/3 निकालना है, तो इसे भी हम हटा सकते हैं। हाँ, 12 और 15 दोनों को डबल करने पर जो वैल्यू आ रही है उसका हम 2/3 निकाल सकते हैं, बट देन उस केस में जो कंपेरेटिवली आसान वैल्यू है वो 15 होगी, बिकॉज 15 का डबल 30 और इसका 2/3 20। तो अगर हम 30% से इंक्रीज करते दैट इज प्लस ए, फिर 20 से डिक्रीज करते, तो हमारे इस क्वेश्चन में हमें बस ये देखना था कि क्या हमारा आंसर +4 आ रहा है या नहीं। 30 एंड माइनस 20 तो हो गया 10, माइनस 600 अपॉन 100 इज 6 विद नेगेटिव साइन, और 10 माइनस 6 करने पर 4 आ गया है। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं थी, हम आसानी से ऑप्शंस के थ्रू जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सिर्फ हमें कैलकुलेशन करने में यहाँ पर समय लगेगा, तो अगर हमारे पास में ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर है तो फिर हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। क्वेश्चन में ऐसे समझने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। एक कंप्यूटर है सोल्ड फॉर ईदर ₹19,200 कैश और फॉर ₹4,800 कैश डाउन पेमेंट टुगेदर with 5 equal monthly installments. If the rate of interest is charged 12% per annum, then the amount of each installment nearest to a rupee is. ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट पर बेस्ड, सिर्फ कैलकुलेशन में हमें थोड़ा सा समय लगेगा, तो अगर कैलकुलेटर हमारे पास में है ऑन स्क्रीन तो फिर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट है, तो उसे मंथली कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1%। दैट मीन्स आफ्टर एवरी मंथ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमें करनी होगी। दूसरा, 19,200 में से 4,800 रुपीज पे कर दिए गए हैं, तो बचे कितने हैं 14,400 रुपीज। लेट अस से ये इनिशियली है, अब इसे हम आगे 5 मंथ्स तक के पीरियड में कैसे डिवाइड करेंगे। इसे आफ्टर 1 मंथ x रुपीज पे किया गया, आफ्टर 1 मोर मंथ x रुपीज, देन अगेन x रुपीज एंड x रुपीज। ये इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जितनी भी वैल्यूज हमने लिखी है उसकी यहां पर वैल्यू पता करेंगे, और वो कैसे पता करेंगे कि जो 14,400 रुपीज है इस वैल्यू पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी 5 टाइम्स, आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ,
4 मंथ एंड 5 मंथ। हर मंथ इंटरेस्ट 1% लगेगा। दैट मीन्स ये वैल्यू आफ्टर 1 मंथ 1% इंक्रीज हो जाएगी। तो हम 101% लिखें या 1.01 लिखें, बात एक ही है। आफ्टर 1 मोर मंथ अब जो वैल्यू आएगी वो 1% इंक्रीज हो जाएगी, तो उसे हम फिर 1.01 कर दें या 101% कर दें। तो ऐसे अगर 5 मंथ्स की हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.01 रेज टू द पावर 5। ना अगर हम इस x की बात करें, यहां भी समझिए कि सेम इंटरेस्ट वे पैटर्न चल रहा है कि अगर ये पैसा हमने किसी को 1% इंटरेस्ट रेट पे दिया होता पर मंथ कैलकुलेशन करते समय, तो आफ्टर 4 मंथ्स इसकी वैल्यू क्या होती? तो इनिशियली ये x है, आफ्टर 1 मंथ ये 1% बढ़ के 101% हो जाएगा या 1.01। आफ्टर 1 मोर मंथ अगेन 1.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर में 2 फिर पावर में 3, क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम्स ये कैलकुलेशन होगी तो पावर में। What about this x? Now we know the approach. X multiplied by 1.01 raised to the power 3. इस x पर फोकस करें तो x multiplied by 1.01 raised to the power 2. इस x पर कैलकुलेट करें तो x multiplied by 1.01 और ये हमारे पास में क्या आ गया है? x। ये वैल्यू जब इनके सम के इक्वल होगी, बिकॉज हमने हर एक की वैल्यू यहां पर पता कर ली, जब इनकी कंबाइंड वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होगी तभी लोन रीपे माना जाएगा। तो अगर यहां पर अगेन हम चाहे तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा के और फिर लिखें दैट ये हो गया है फर्स्ट टर्म a रेज टू द पावर, यहां पर लिखेंगे r, कॉमन रेशियो है 1.01 रेज टू द पावर n, टोटल 5 टर्म्स हैं -1 डिवाइडेड बाई r -1 इज इक्वल टू 14400 मल्टीप्लाइड बाई 1.01 रेज टू द पावर 5। हमें सिंप्लीफाई करना होगा, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना ही समझदारी रहेगी, अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चंस को एग्जाम में हम अटेम्प्ट नहीं करते हैं बिकॉज कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। सॉल्व करने पर सेकंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीक्वेंसेस इन सीरीज पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। When opening his fruit shop for the day, a shopkeeper found that his stock of apples could be perfectly arranged in a complete triangular array. That is, every row with one apple more than the row immediately above, all the way ending up with a single apple at the top. तो अगर यहाँ पर एक एप्पल है तो नेक्स्ट रो में 2 एप्पल होंगे, उसकी नेक्स्ट रो में there will be 3 apples, नेक्स्ट रो में there will be 4 apples and so on. एक तरह से ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गया है हमारे पास में, जहां पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो जो nth हमारी रो होगी उसमें n एप्पल्स होंगे। ड्यूरिंग एनी सेल्स ट्रांजैक्शंस एप्पल्स आर ऑलवेज पिक्ड अप फ्रॉम द अपर मोस्ट रो, हम यहां से उठाना शुरू करेंगे, एंड गोइंग बिलो ओनली व्हेन दैट रो इज एग्जॉस्टेड। When one customer walked in the middle of the day, she found an incomplete array in display having 126 apples. तो ऊपर से कुछ एप्पल्स निकाल दिए गए थे। How many rows of apples, complete and incomplete, were seen by this customers? That means हो सकता है कोई पर्टिकुलर रो ऐसी हो जो कंप्लीट नहीं हुई हो, तो उसमें से कुछ पर्टिकुलर एप्पल्स निकाल दिए गए हो। तो टोटल जिन रोज में एप्पल्स हैं वो रोज कितनी हैं, हमें ये पता करना है। Assume that the initial stock did not exceed 150 apples. Now यहाँ पर अगर हम थोड़ा हिट एंड ट्रायल करें और थोड़ा लॉजिक लगाएं तो क्वेश्चन आसान होगा। हमें सबसे पहले नंबर ऑफ एप्पल्स का सम जो निकालना है वो होगा 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन अप टू n। ये वैल्यू हर हालत में 150 के इक्वल या उससे कम होनी चाहिए। Now, इसका सम हमें मालूम है, ये होता है n टाइम्स n + 1 डिवाइडेड बाई 2। दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 150। थोड़ा सा अगर हिट एंड ट्रायल करें, क्या हम n की वैल्यू यहाँ 15 ले सकते हैं? अगर यहाँ 15 लिखेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 16 डिवाइडेड बाई 2 8, 15 टाइम्स 8 120। तो अगर हम n की वैल्यू 15 लेते हैं तो टोटल 120 एप्पल्स होंगे, पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब कुछ एप्पल सेल हो गए उसके बाद 126 एप्पल्स विजिबल हैं, तो इनिशियली 120 एप्पल्स तो हो ही नहीं सकते।
नाउ नेक्स्ट रो में, क्योंकि अब हमने 15 रोज की बात की है, अगर नेक्स्ट रो हम एक और रो इंक्रीज कर दें, अब नंबर ऑफ एप्पल 16 ऐड हो जाएंगे, 136। यस, ये पॉसिबल है। अगर हम नंबर रोज 17 कर दें तो 136 प्लस 17 153 एप्पल्स हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इससे एक बात समझ में आ गई है कि हमारे पास शुरुआत में 136 एप्पल्स थे और टोटल रोज कितनी थी, 16। नाउ अब एप्पल्स कितने बचे हैं, 136 माइनस 126 बचे हैं, तो कितने एप्पल सेल हो गए हैं, 10। तो अगर हम रो से चलें, टॉप रो से यहां पर, तो सबसे पहले एक एप्पल निकला होगा, हमें चाहिए कि 10 एप्पल्स निकालने, फिर 2 एप्पल्स चले गए होंगे, देन 3 एप्पल्स, अब तक 6 एप्पल्स जा चुके हैं, एंड देन 4 एप्पल्स। तो जो शुरू की 4 रोज थी वो कंप्लीटली हमने जितने भी एप्पल्स थे वो सेल कर दिए, तो हमारे पास 126 एप्पल्स बचे हैं। शुरुआत में 16 एप्पल्स, 16 रोज थी, 4 रोज बिल्कुल हट चुकी हैं, तो अब कुल कितनी रोज यहां पर विजिबल होंगी, जवाब होगा 12 रोज। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। लेट P be the point of intersection of the lines and Q the point of intersection of the other two lines. If the line through P and Q has slope 2, हमें A की वैल्यू यहाँ पर मालूम करनी। नाउ सबसे पहले Q किस लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 3x प्लस 4y is equal to 2018 and 5x plus 3y is equal to 1। यहां से हम सबसे पहले जो Q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 3 से और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 4 से और सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या होगा, 3 3 टाइम्स 9x, 5 4 टाइम्स 20x, 9x माइनस 20x, ये हो गया माइनस 11x। 12y और 12y ये तो कैंसिल हो गया है। 2018 टाइम्स 3 ये हो जाएगा 6054 और उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो वी आर लेफ्ट विद 6050। तो x की वैल्यू क्या होगी, 11, 5 टाइम्स 55, 5 टाइम्स 550 विद द नेगेटिव साइन। x की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 550 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये हो गया 2750, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ है, राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3y ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2751 के। तो इससे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 970। नाउ जो लाइन हमें गिवन है उसका स्लोप क्या है, 2 है। ये लाइन पॉइंट P और Q को कनेक्ट करती है। अब क्योंकि ये लाइन पॉइंट Q से गुजर रही है, हमें इसका स्लोप मालूम है, तो क्या हम ये इक्वेशन निकाल सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। उस लाइन की इक्वेशन होती है जिसके एक पॉइंट जहां से लाइन गुजर रही है उसे कोऑर्डिनेट हमें गिवन हो और साथ में उस लाइन का हमें स्लोप गिवन। तो यहां पर y माइनस 917 इज इक्वल टू m टाइम्स x, क्योंकि x1 नेगेटिव है, यहां पर स्लोप माइनस करते ही ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x प्लस 1100 इज इक्वल टू y माइनस 917। 2x को हम राइट साइड ले जाएंगे तो y माइनस 2x और 917 को अगर हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो 2017, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अगर अब हम फोकस करें इन दो इक्वेशंस पर जिनकी इंटरसेक्शन जहां पर एक दूसरे को कर रही है, उस पॉइंट को हमने नाम दिया है P। तो हमारे पास में एक इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2a और दूसरा है 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 2018। ना क्योंकि हमने y माइनस 2x की फॉर्म में यहां पर लिखा है, क्या हो अगर हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 4y माइनस 2y ये तो हो गया 2y और ये हो जाएगा माइनस 4x इज इक्वल टू 2a
माइनस 2018। यहां हम 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां तो बचेगा 2x, यहां बचेगा y, a और 2018 का हाफ होगा 1009। y माइनस 2x की वैल्यू हम यहां से यहां पे पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस 1009 इज इक्वल टू 2017। 1009 राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो 3026 हमारी a की डिजायर्ड वैल्यू होगी। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड एक मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। लेट सी बी ए सर्कल जिसकी रेडियस हमें गिवन है √20 सेंटीमीटर। L1, L2 लाइंस हैं गिवन बाय 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। हमने -1 को राइट साइड ले गए हैं, एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 18। ये दो लाइनें हैं हमारे पास, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइन L1 से, और ये हो गई हमारी लाइन L2। सपोज दैट L1 पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ C, तो जो सर्कल है हमारा उसका सेंटर इस लाइन पर लाई करता है, एंड दैट L2 इज टेंजेंट टू द सर्कल C एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। जहां पर L1 और L2 दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वहां पर ये जो लाइन L2 है ये सर्कल के साथ टेंजेंट है। सेंटर ऑफ द सर्कल जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, तो a प्लस बी की पॉसिबल वैल्यू हमसे पूछी गई। नाउ अगर हम L1 और L2 पे नजर डालें, जो फर्स्ट लाइन है हमारी उसका स्लोप हम क्या कहेंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, सो ये वैल्यू हो गई 2। और ऐसे ही अगर हम सेकेंड लाइन का स्लोप निकालें तो ये होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। एंड अगर हम m1 और m2 को मल्टीप्लाई करें तो व्हाट वी फाइंड, ये तो है 2 और ये है -1/2, इनका प्रोडक्ट -1 आ रहा है। तो जब दो लाइंस का स्लोप अगर हम मल्टीप्लाई करें और प्रोडक्ट -1 आ जाए, इसका मतलब है ये दोनों लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं, एक लाइन हम बना लेते हैं। लेट अस से ये वाली हमारी फर्स्ट लाइन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, जिसे हमने लाइन L1 नाम दिया है। इसी पर एक लाइन हम परपेंडिकुलर भी बना लेते हैं। लेट अस से ये हमारी वो लाइन है जो इस पर परपेंडिकुलर है, और से ये यहां पर इसको कट कर रही है। सेकेंड लाइन हो गई है हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 18। हमारा जो सर्कल है वो लाइन 1 पे है, उसका सेंटर, और ये जो लाइन है जिसको हमने L2 नाम दिया है ये उस सर्कल पे टेंजेंट है। कहां पर, इस पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां पर एक सपोज सर्कल बनाते हैं जिसका सेंटर यहां है और जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है a b, तो पहली बात तो ये सेंटर इस लाइन पर है। दूसरी बात ये कि ये पॉइंट लेटर से इसका नाम है a और इसका नाम है b, ये इस सर्कल की रेडियस होगी, और ये वैल्यू हमें √20 गिवन है। क्या हम पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं? ये दो लाइनें हैं हमारे पास, इनकी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो काम हो जाएगा। फर्स्ट तो हम ये तो एज इट इज लिख देते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 18। इस लाइन को अगर हम डबल कर दें तो ये हो जाएगा 2x का डबल 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, और अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो 5x इज इक्वल टू 20, सो x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, से 2 टाइम्स 4 8, 8 को राइट साइड लेके जाएंगे तो -8, -8 एंड 1 -7, माइनस y इज इक्वल टू -7, दैट इज y की वैल्यू क्या हो गई है, 7। तो ये जो पॉइंट है a, इसके कोऑर्डिनेट्स हो चुके हैं 4 7। ना अगेन यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो डिस्टेंस ए बी जो है वो सर्कल की रेडियस है, वो हमें √20 गिवन है, और साथ में ए बी जो है वो इस लाइन पे लाइन करता है ना। क्योंकि ए बी इस लाइन पे लाइन करता है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज 2 टाइम्स a माइनस b इज इक्वल टू 1, और वी कैन से b इज इक्वल टू 2a माइनस 1।
अच्छा, डिस्टेंस हम कैसे निकालें? डिस्टेंस फॉर्मूला ये हो जाएगा a माइनस 4 का स्क्वायर प्लस b माइनस 7 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 20 का स्क्वायर, और वी कैन से 20। नाउ b की जगह अगर 2a माइनस 1 हम यहां पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 2a माइनस 1 माइनस 7, ये हो जाएगा 2a माइनस 8, और अगर हम यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 4। क्योंकि हम इस पूरी वैल्यू को स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? a माइनस 4 का स्क्वायर, ये तो पहले ही है, प्लस 4 टाइम्स अगेन a माइनस 4 का स्क्वायर, ये वैल्यू है 20। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 4 टाइम्स a माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 4 का होल स्क्वायर, दोनों मिलके हो जाएगा 5 टाइम्स a माइनस 4 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 20। 5 गोज इनटू 20 4 टाइम्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो a माइनस 4 की दो वैल्यूज आएंगी, या तो +2 या -2। तो इससे हमारे पास में a की वैल्यू क्या होगी? या तो 6 या a की वैल्यू अगर हम यहां सब्सटीट्यूट करते हैं तो इससे हमारे पास b की दो वैल्यूज आएंगी, 6 2 टाइम्स 12 माइनस 1 11, या b की वैल्यू क्या आएगी अगर हम 2 पुट कर दे तो 4 माइनस 1 3। हमें a और b का सम पूछा गया है, 6 प्लस 11 17 और 2 प्लस 3 5। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज हैं a प्लस b की। 17 हमारे पास ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन हम इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लॉगरिथम पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमें गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है, अगर हम 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? 7 का स्क्वायर होता है 49, 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 टाइम्स 3 ये हो गया 48, एंड देन 2 टाइम्स ए बी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8 7 टाइम्स, ये हो गया है 56 अंडर रूट 3, और 97 प्लस 56 अंडर रूट 3। तो यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, लॉग 97 माइनस 56 अंडर रूट 3 को अगर हम देखें तो सिर्फ यहां पर अगर माइनस हो जाए तो हमारा काम बन जाए। दैट मीन्स अगर हम यहां माइनस लगा दें तो काम बन जाएगा, या हम चाहें तो यहां पर माइनस इधर लगा दें। तो 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 7 स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा। ओके, ना लॉग की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दो अलग अलग नंबर्स का आप लॉग ले रहे हैं, एक का न्यूमरेटर पे और एक का डिनोमिनेटर पे, तो डिनोमिनेटर पे नंबर है उसे हम लॉग का बेस बना सकते हैं एक सिंगल टर्म में। तो यहां पर ये हो जाएगा 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 टू द पावर 1/2, क्योंकि हम यहाँ पर इस पूरी वैल्यू का अंडर रूट ले रहे हैं ना। क्योंकि ऊपर 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 है और नीचे 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 है, हमें कोशिश करनी है कि एक नंबर को दूसरे की टर्म में बदल सके। तो अगर हमारे पास में मान लीजिए कोई एक नंबर है 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, क्या हो अगर हम इस नंबर को 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 से ऊपर और 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? ये a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर अभी हमने कैलकुलेट किया था 48 अपॉन 7 प्लस 4 अंडर रूट। तो अगर हमारे पास 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 लिखा है तो उसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, या इसे हम लिख सकते हैं 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 रेज टू द पावर -1। तो इस एक्सप्रेशन में जहां पर इस 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 लिखा हुआ था उससे हम 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 रेज टू द पावर -1 लिख सकते हैं।
तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 7 + 4 √3 रेज़ टू द पावर -1 और बाहर 2 है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हो जाएगा 7 + 4 √3 रेज़ टू द पावर 1/2। लॉग की प्रॉपर्टी है, नंबर में जो पावर है वो न्यूमरेटर पे आ जाएगी बाहर और जो बेस पे पावर है वो डिनोमिनेटर पे आ जाएगी। अंदर हमारे पास बचेगा लॉग 7 + 4 √3 टू द बेस 7 + 4 √3। ये वैल्यू तो हमारी 1 हो गई है और -2 ये 2 ऊपर चला गया तो -4 × 1 करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? -4। थर्ड ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हमारे पास ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जहां ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है। हमें साइन एंगल बी ए सी, दैट इज ये वाला एंगल, इसका साइन, एंड साइन एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल, हमें इन दोनों का रेशियो निकालना ना। क्योंकि सी डी और ए बी एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर हम सी से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, लेट अस से सी ई, और ऐसे ही डी से भी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, लेट अस से डी एफ, तो इन दोनों की वैल्यूज आपस में एक दूसरे की इक्वल होंगी। सो वी कैन से सी ई इज इक्वल टू टी एफ। ना अब हम फोकस कर रहे हैं ट्राइंगल ए ई सी पर। यहां पर ये एंगल है बी ए सी, तो अगर हम इस एंगल को साइन बी ए सी निकालना चाहे तो फॉर्मूला क्या होगा? ऑपोजिट साइड, दैट इज सी ई डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। क्योंकि ये 90 डिग्री का है, इस केस में हाइपोटेनस होगी ए सी। सिमिलरली अगर हम बात करें ट्राइंगल डी एफ ए की और हम बात करें एंगल बी ए डी की, तो साइन ऑफ एंगल बी ए डी ये किसके इक्वल होगा? ऑपोजिट साइड, दैट इज डी एफ अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज ए डी। क्वेश्चन में हमें इन दोनों का रेशियो पूछा गया है, तो अगर हम इसे डिवाइड कर दें इससे तो यहां पर क्या होगा? ये सीई और डीएफ ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। एडी ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एडी अपॉन एसी। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। यहां पर हमें ई एफ जी एच और ए बी सी डी स्क्वायर्स गिवन है। ए बी ई बी सी एफ सी डी जी डी ए एच इक्विलेटरल ट्राइंगल्स गिवन है। हमें एरिया का रेशियो पता करना है स्क्वायर ई एफ जी एच और ए बी सी डी का। ना स्क्वायर में एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है जो हमें मालूम होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए स्क्वायर की साइड हमें गिवन है लेट अस से m, तो जो उसका डायगोनल होता है इसकी लेंथ होती है √2m। ऐसी ही एक और प्रॉपर्टी हमारे बड़े काम आती है, ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेट अस से लेंथ ऑफ ईच साइड हमें n गिवन है और हम किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दें तो उसकी हाइट हम निकाल सकते हैं यूजिंग बाय द फॉर्मूला √3/2 टाइम्स n। हम बस इन दो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेट अस से ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है इसकी साइड की लेंथ है y। अगर हम e को g से कनेक्ट कर दें तो ये हमारा डायगोनल हो गया और इसकी लेंथ हो जाएगी √2y। ना क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हम ये कहेंगे कि यहां पर हमारा जो ये ट्राइंगल है वो और जो छोटा वाला स्क्वायर है ये साइड्स की लेंथ्स आपस में सारी क्या होंगी? इक्वल। लेट अस से यहां पर एक पॉइंट हमने ले लिया है P और यहां एक पॉइंट हमने ले लिया है Q। तो व्हाट अबाउट PQ? ये लेंथ हम निकाल सकते हैं, ये है हमारे स्क्वायर की साइड। लेट अस से
है x, तो PQ की लेंथ तो हो गई है x। क्या हम लेंथ PG निकाल सकते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये एल्टीट्यूड हम जो ड्रॉ करते हैं वो कैसे निकालते हैं? √3/2 टाइम्स द साइड। यहाँ पर जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी साइड की लेंथ भी x ही है, बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये स्क्वायर है। तो यहाँ पर लेंथ PG क्या हो जाएगी? √3/2 टाइम्स x। ऐसे ही लेंथ EQ भी क्या हो जाएगी? √3/2 टाइम्स x। या हम एक काम करें, अगर इसको डबल कर दें तो हमारे पास में EQ, PQ और PG का सम आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है? √2 की। 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया है। √3 + 1 टाइम्स x इज इक्वल टू √2y। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है EFGH का एरिया, दैट इज y², और ABCD का एरिया, दैट इज x²। यहाँ पर अगर हम y को x से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आएगा √3 + 1 ओवर √2। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो y² अपॉन x² इक्वल्स टू व्हाट? √3 + 1 का स्क्वायर। ये हो गया 3 + 1 + 2√3, और √2 का स्क्वायर हो गया है 2। 4 + 2√3, अगर हम यहाँ 2 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 2 + √3। डिनोमिनेटर पे 2 कैंसिल हो गया, तो हमारी जो डिजायर्ड वैल्यू है वो क्या आएगी? 2 + √3। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। What is the maximum number of points that can be placed on a circular disc of radius 1 meter? Some of the points could be placed on the bounding circle of the disc such that no two points are at a distance of less than 1 meter from each other. तो हमें यहाँ पर दो चीज ध्यान रखनी है। एक तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट चाहिए, और डिस्टेंस 1 मीटर से कम नहीं हो सकता। 1 मीटर या 1 मीटर से ज्यादा हो सकता है, पर जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे नंबर ऑफ पॉइंट्स कम होते जाएंगे। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे प्लेस करें। ये पॉसिबल है अगर हम एक हेक्सागन पर फोकस करें। यहाँ पर ये सर्कुलर हमारी क्या है? डिस्क है। अगर हम यहाँ पर हर एक डिस्टेंस को 1 मीटर ले लें, ये रेगुलर हेक्सागन है हमारा, और एक पॉइंट हम यहाँ प्लेस कर दें और बाकी 6 पॉइंट्स हम यहाँ प्लेस कर दें, सो व्हाट वी फाइंड कि इनके जो डिस्टेंसेस हैं हर एक के, वो एक दूसरे से 1 होगा। बिकॉज रेगुलर हेक्सागन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हमारे पास में 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आ जाते हैं अगर हम डायगोनल्स को कनेक्ट करें। तो ये अगर 1 मीटर से हम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कम हो जाएंगे। 1 मीटर से कम हम कर नहीं सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट जो हमें मिल सकते हैं वो होंगे 7। बी केयरफुल, 6 नहीं, 6 तो वर्टिसेस हो गए हैं, और एक पॉइंट हमें सेंटर पे लिखना होगा। सो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। द फिगर बिलो शोज टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, ट्राइंगल OAB and triangle OQP with right angles at vertex A and B। तो यहाँ पर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और यहाँ पर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, having the common vertex at O। तो ये हमारा कॉमन वर्टेक्स है। Also it is given the lengths of some of the sides are indicated in the figure। ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है। The figure is not drawn to scale। AB और OP एक दूसरे के पैरेलल। हमें एंगल QOB ये मालूम करना। ना क्योंकि AB और OP एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये वाली लाइन OA इस पर परपेंडिकुलर है और PQ इस पर परपेंडिकुलर है, हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो PQ होगा वो पैरेलल होगा किसके? OA के। तो यहां पर अगर दो ट्राइंगल्स की हम दो साइड्स को देखें तो वो रेस्पेक्टिवली दो ट्राइंगल्स की दो साइड्स के पैरेलल हैं। क्या हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? अगर हम यहाँ एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करें, लेट अस से इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया है C। तो व्हाट वी फाइंड, क्योंकि PQ को एक्सटेंड किया है तो PC पैरेलल है किसके? OA के।
ऐसे ही AB को एक्सटेंड किया है कहां तक, C तक, तो ये पैरेलल है किसके, PO के। हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गया है। नाउ क्योंकि रेक्टेंगल आ गया है, ये लेंथ 2 है तो इसकी ऑपोजिट साइड भी 2 होगी। अगर ये 1 है तो इसे भी हम 1 लेंगे। ऐसे ही ये टोटल लेंथ अगर 3 है, दैट इज OA, तो इसकी ऑपोजिट साइड भी 3 होगी। ये 1 है तो ये लेंथ 2 हो जाएगी। अगर हम B को O से कनेक्ट कर दें, क्या हम लेंथ OB निकाल सकते हैं? बिकॉज ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। हम ये तीनों लेंथ निकालते हैं राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम लगा के। 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 + 4 5, तो OQ की लेंथ हो गई है √5। व्हाट अबाउट OB? अगेन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दोनों को ऐड किया √5। दैट मीन्स ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। व्हाट अबाउट लेंथ OB? 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 + 9 10, ये हो गई है √10। नाउ अगेन वी कैन सी हियर कि ये √5 है, ये √5 है। अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करूं और ऐड करूं तो √5 का स्क्वायर 5, √5 का स्क्वायर 5 और √10 का स्क्वायर 10, ये आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब है ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। यहां पर भी राइट एंगल ट्राइंगल लग गया। अब हमारे पास ये एंगल और ये एंगल बचे हैं। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे बिकॉज OQB एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल्स होंगे 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। हमें O की वैल्यू, ये वाले एंगल की वैल्यू पता करनी है QOB की। सेकंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फंक्शंस पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमें एक फंक्शन डिफाइन किया गया है x+4 टाइम्स x+8 टाइम्स x+8 एंड सो ऑन अप टू x+98। नंबर ऑफ इंटीजर्स हमें पता करने हैं जिसके लिए fx लेस देन 0। अगर हम यहां से यहां तक टोटल टर्म्स की बात करें तो वी विल गेट 48 टर्म्स, क्योंकि पहली टर्म है x+4। अगर हम सिर्फ फर्स्ट नंबर पे फोकस करें 4 प्लस, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है 4, 6, 8 अप टू 98, हमें लास्ट टर्म पता है, तो 4 + n-1 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 98। 4 इधर चला गया, 94/2 47, -1 उधर चला जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई है 48। नाउ अगर हम इसे नंबर लाइन पे यहां प्लॉट करना चाहें, सबसे छोटा नंबर सबसे लेफ्ट में और सबसे बड़ा नंबर सबसे राइट में, इंडिविजुअली इनको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -98, ये हमारा सबसे छोटा नंबर। ऐसे ही -96 आएगा, -94 आएगा, -92 एंड सो ऑन। यहां पर हमारे पास -8 आएगा, -6 और -4। तो अगर हम x की वैल्यू इनमें से कोई भी नंबर ले लेते हैं तो हमारा fx 0 हो जाएगा। हमें fx को लेस देन 0 करना है। नाउ नंबर लाइन का एक बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर हम राइट में नंबर को देखते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है और अगर हम लेफ्ट में कोई नंबर देखते हैं तो वैल्यू कम होती जाती है। नाउ सपोज अगर हमने यहां पर कोई एक पॉइंट ले लिया, ये टोटल 48 पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट इन 48 पॉइंट्स के क्या होगा, लेफ्ट में होगा। तो जैसे ही हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, ये भी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो हमारे पास 48 नेगेटिव वैल्यूज आएंगी और उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 48 एक इवन नंबर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दैट इज अगर मान लीजिए हमने यहां पर -100x की जगह लिख दिया, तो जैसे ही हम x की जगह -100 लिखेंगे, हर एक वैल्यू ये नेगेटिव हो जाएगी। सो देयर आर 48 नेगेटिव वैल्यूज और 48 नेगेटिव वैल्यूज का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, बिकॉज अगर नेगेटिव वैल्यूज इवन टाइम्स है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, ऑड टाइम्स है तो प्रोडक्ट नेगेटिव। तो यहां से हमें क्लू मिल गया। क्या हम अपना नंबर यहां चुन सकते हैं? 98, 96 ये तो चुन ही नहीं सकते क्योंकि उसमें तो fx 0 हो जाएगा। क्या हम इन दोनों के बीच में एक नंबर चुन सकते हैं? लेट अस से -97। अगर x की वैल्यू हम -97 लें तो क्या होगा, ये वैल्यू इस नंबर के राइट में है, तो यहां पर हमें पॉजिटिव मिलेगा।
यानी हमारी एक वैल्यू तो होगी पॉजिटिव और बाकी सारी वैल्यूज के लेफ्ट में है, तो हमारी 47 वैल्यूज होंगी नेगेटिव। एक पॉजिटिव और 47 नेगेटिव वैल्यूज का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है, जो हमारे काम का नंबर है। इसका मतलब है x की वैल्यू हम -97 ले सकते हैं। हम चाहे तो क्रॉस चेक कर लें, -97 + 98 ये तो 1 हो गया। ऐसे ही -97 + 96 करेंगे तो -1, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। सो 47 नेगेटिव वैल्यूज का प्रोडक्ट नेगेटिव, एक पॉजिटिव वैल्यू का प्रोडक्ट, सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव। क्या हम कोई वैल्यू यहां ले सकते हैं? अब यहां एक दिक्कत क्या होगी, ये दो नंबर्स के राइट में है, तो यहां पर दो पॉजिटिव हो जाएंगे अब हमारे पास, और बाकी 46 नेगेटिव वैल्यूज हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगेन इनका प्रोडक्ट नेगेटिव ना होके क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये वैल्यू हमारे काम की है, पर ये काम की नहीं है, ये काम की नहीं। सिमिलरली अगर हम यहां वैल्यू ले लें तो ये काम की होगी, बिकॉज ये 3 नंबर के राइट में होने का मतलब है यहां पर 3 तो हमें पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी और 45 हमें नेगेटिव वैल्यूज मिलेगी। तो हमें ऑल्टरनेट वैल्यूज काम की होंगी और अदर ऑल्टरनेट वैल्यूज काम की नहीं। सिर्फ 24 ऑड नंबर्स ही हमारे काम आएंगे। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। या हम चाहे तो ये भी कह सकते हैं कि हमारा -97 एक काम का है, पर -95 काम का नहीं है। ऐसे ही -93 हमारा काम का है, फिर हम अगेन रिड्यूस करते जाएंगे, 4 रिड्यूस करेंगे तो -89 काम का है, एंड सो। इन नंबर्स की भी खास बात है, ये 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा, तो यहां पर -5 भी हमारे काम का ही नंबर होगा। अगर हम यहां से यहां तक टोटल टर्म्स काउंट करना चाहें तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म लेट अस से -97 प्लस n-1 टाइम्स डिफरेंस है 4 का इज इक्वल टू -5। -97 राइट साइड चला गया तो ऐड होके ये हो गया 92। 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये होगा 23, दैट इज n-1 या n की वैल्यू 24। लेकिन सही लॉजिक मालूम हो तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं होती है, आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि कहाँ नेगेटिव और कहाँ पर पॉजिटिव आ सकता है। थर्ड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। एबीसी हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहां पर साइड्स AB और AC की लेंथ आपस में इक्वल है और AB की लेंथ हमें x सेंटीमीटर गिवन। सबसे पहले हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल यहां बना लेते हैं, ABC। AB और AC आपस में इक्वल है, ये लेंथ x है तो डेफिनेटली ये वाली लेंथ भी क्या होगी, x होगी। लेट B डिनोट द एंगल ABC। ये वाला एंगल है B। साइन B हमें गिवन है 3/5। नाउ साइन B होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस के लिए हमें यहां पर क्या करना होगा, A से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना होगा, लेट अस से AD। आइसोसेलेस ट्राइंगल में खास बात होती है कि जब हम इस तरह से वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो ये अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, दैट मींस ये इसके इक्वल होगा। नाउ साइन B की वैल्यू दैट इज AD अपोजिट साइड क्योंकि ये 90 डिग्री है अपॉन AB हमें गिवन है 3/5। AB की वैल्यू x गिवन है तो AB को अगर हम सामने ले जाएं तो ये हो जाएगी 3x/5। तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 3/5 ऑफ x। नाउ व्हाट अबाउट द बेस? अगेन अगर ये 3/5 है तो राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम हम लगाएं, x² माइनस 3/5 ऑफ x का स्क्वायर, तो ये होगा 9x² ओवर 25 और हम इसे अंडर रूट ले लें तो क्या होगा, 25 माइनस 9 16, अंडर रूट लेंगे तो 4/5x। तो अगर ये 4/5x होगा तो ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, 4/5x। और अगर हमें लेंथ BC कभी पूछी जाए तो हम कहेंगे इन दोनों का सम या 8x/5।
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमें m गिवन है। एरिया हम कैसे निकालते हैं? हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो यहां पर हाफ बेस है 8x/5 और हाइट हमें कितनी गिवन है? 3x/5। 2 goes into 8 4 times, ये हो गया है 12/25x²। या इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 0.48x²। हमें m के बारे में पता करना है कि चार जो ऑप्शंस हमें गिवन है उनमें से कौन सा ऑप्शन इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। x²/4 होता है 0.25। क्या m 0.25x² से कम है? वी कैन से नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं होगा। 3/4 ऑफ x² हो गया 0.75x²। क्या हमारा m की वैल्यू इससे बड़ी है? नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्या हमारा m x² के इक्वल है उससे बड़ा है? नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्या हमारा m x²/2 यानी 0.5x² के इक्वल और उससे बड़ा और 0.75x² से छोटा है? ये भी नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हमारा m x²/4 यानी 0.25x² और 0.5 के बीच में है? डेफिनेटली यस। फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पर बेस्ड एक मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। x² + x + 1 की वैल्यू हमें गिवन है और x⁻² 2018 + x⁻² 2019 की वैल्यू मालूम करनी है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, अगर हम x³ - 1 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x - 1 टाइम्स x² + x + 1। ना क्योंकि x² + x + 1 हमें 0 के इक्वल गिवन है, तो यहां जैसे ही हम वैल्यू 0 पुट करेंगे वी कैन सी कि x³ - 1 0 के इक्वल हो जाएगा और x⁻³ किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। ना यहां पर x⁻² 2018 + x⁻² 2019 है। क्या इनमें से कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है? अगर हम देखेंगे तो 2019 डिविजिबल है, उसके पहले 2016 डिविजिबल है। क्या हम एक काम करें, यहां पर x⁻² 2016 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा x² + x³। क्योंकि ये नंबर 3 की पावर है, हम इसे लिख सकते हैं x⁻³ टाइम्स 672 मल्टीप्लाइड बाई x²। x³ की वैल्यू 1 है, वो हम यहां लिख दें। यहां भी x³ की वैल्यू 1 है, तो जैसे ही हम 1 लिखेंगे 1⁻672 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास x² + 1 बचेगा। नाउ x² + x + 1 अगर हमें 0 गिवन है तो x² + 1 की वैल्यू क्या होगी? -x। तो हमारा फाइनल आंसर होगा -x और थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमारे पास दो अननोन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं m एंड n और इनका प्रोडक्ट लेस देन 100 है। तो फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है m times n is less than 100. There are two additional statements of facts available. पहला है m times n is divisible by 6 consecutive integers. 6 consecutive integers. तो हो सकता है हमारे वो 6 consecutive integers हों 1 2 3 4 5 and 6। तो क्या हमारा नंबर 60 हो सकता है? 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर से डिविजिबल होना चाहिए, डज नॉट मीन का प्रोडक्ट होना चाहिए। नाउ हमारा नंबर 60 जो है वो हम देख सकते हैं 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी और 6 से भी डिविजिबल। नाउ यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या हम इन जो 6 अलग अलग नंबर्स हैं इनका हम एलसीएम ले सकते हैं? बिकॉज अगर नंबर 6 अलग अलग नंबर से डिविजिबल है तो डेफिनेटली उनका एलसीएम होगा वो नंबर या उसका कोई मल्टीपल होगा। तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो यहां तो 2 है,
ये हो गया है 3, 4 की जगह हो गया है 2 स्क्वायर, 5 तो 5 रहा है, और 6 में होता है 2 टाइम्स 3। ना जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो हम हायर पावर को लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर हमने लिया, 3 लिया और 5 लिया, तो नंबर 60 आया। दैट मीन्स अगर हमारा कोई भी नंबर 6 कंसेक्यूटिव नंबर से डिविजिबल है, लेट से वो सबसे पहले 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर 60 होगा या 60 का कोई मल्टीपल, पर 60 का मल्टीपल तो 120 100 से बड़ा हो गया है। तो हमारा एक पॉसिबल नंबर जो m टाइम्स n है वो 60 हो सकता है। क्या हो अगर हमारा नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इन 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर से डिविजिबल हो? अगेन हम इनका एलसीएम लेंगे तो वो नंबर और भी बड़ा नंबर हो जाएगा, बिकॉज 2, 3, 4, 5, 6 के लिए वो 60 और 7 मतलब वो नंबर 420 होना चाहिए। तो इन 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर से डिविजिबल होने वाला नंबर सबसे छोटा नंबर 420 होगा। क्या हो अगर हम 2 की जगह यहां पर 8 कर दें? अब तो ये नंबर और भी बड़ा हो गया है, 840 होगा। हमें स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 100 से नीचे चाहिए। अगर हम 3 को हटा के 9 कर दें तो हमारा नंबर और बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, हर बार कुछ स्पेसिफिक नंबर्स की पावर बढ़ती जा रही है। जैसे पहले अभी तक हमने सिंगल पावर ऑफ 3 ली थी, पर 9 आती हमें 3 स्क्वायर लेना है। अब अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो एक तो 5 हमारे काम का है, 9 के कारण 3 स्क्वायर काम का है, एक 7 काम का है और 8 के कारण 2 क्यूब काम का है। तो अगर हम इनको देखते हैं 8 टाइम्स 5 40, 47 टाइम्स 280 एंड 280 टाइम्स 9 तो काफी बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इकलौता नंबर जो 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर से डिविजिबल हो और लेस देन 100 हो वो होगा 60। तो जो बेसिक जानकारी हमें दी गई थी उसमें अगर हमने फर्स्ट इंफॉर्मेशन पे नजर डाली तो हमें सिर्फ ये पता चल गया कि वो हमारा नंबर क्या है, लेकिन इंडिविजुअली अभी हमें m और n की वैल्यू मालूम नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें उन दो इंटीजर्स को पता करना है। यहां पर क्वेश्चन लिखा है shall be sufficient to determine the numbers m and n। कौन m होगा कौन n होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, वो दो नंबर्स कौन होंगे। हो सकता है इसके हिसाब से हम कहें कि वो दो नंबर्स 60 और 1 होंगे, हो सकता है वो दो नंबर्स 30 और 2 होंगे, हो सकता है वो दो नंबर्स 20 और 3 हों, या 15 और 4 हों, या 10 और 6 हों। तो 60 प्रोडक्ट ऐसे 5 अलग अलग केसेस में आ रहा है। तो स्टेटमेंट 1 जो हमें गिवन है ये अलोन सफिशिएंट नहीं। ओके, व्हाट अबाउट स्टेटमेंट 2? जब हम स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं तो स्टेटमेंट 1 से जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है वो अब हमारे कोई काम का नहीं है। हमें स्टेटमेंट 2 को बिल्कुल अलग से डील करना होगा। m प्लस n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, m और n का सम परफेक्ट स्क्वायर है, तो इससे तो बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हो सकते हैं, राइट? हो सकता है m प्लस n जो है वो 1 हो, लेकिन 1 यहां नहीं हो पाएगा क्योंकि 0 और 1 जो है वो हमें लेना पड़ेगा, और ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर है। क्या वो m प्लस n परफेक्ट स्क्वायर 4 हो सकता है? हाँ, क्योंकि 4 1 और 3 हम कर सकते हैं, 2 और 2 हम कर सकते हैं, राइट? इनका प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो मल्टीपल स्क्वायर्स पॉसिबल हैं। सेकंड स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। क्या हो अगर हम इन दोनों को क्लब कर, अब इंफॉर्मेशन को क्लब करने पर हमें दो बात का ध्यान रखना है। एक, हमारा जो नंबर है m टाइम्स n वो 60 है, और दूसरा m प्लस n एक परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां पर हमने जो केसेस बनाए थे, अगर 60 प्लस 1 करेंगे तो 61 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 30 प्लस 2 32 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 23 नहीं है, 19 नहीं है, पर 16 परफेक्ट स्क्वायर। तो दोनों स्टेटमेंट को मिलाते ही हमें ये पता चल गया कि हमारे वो जो दो नंबर्स हैं वो हैं 10 एंड 6। क्वेश्चन में यही पूछा गया है, सफिशिएंट टू डिटरमाइन नंबर्स m एंड n। ना ऑर्डर यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे both the statements taken together are sufficient to answer the question, but neither statement alone is sufficient। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। A bag contains marbles of 3 colors, red, blue and green.
लेट अस से इनको हम R, B और G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 8 तो हमारे पास में ब्लू मार्बल्स है। There are two additional statements of facts available. ये हमें गिवन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? Which of the two statements above alone or in combination shall be sufficient to answer the question? What is the question? How many green marbles are there in the bag? First statement. If we pull out marbles from the bag at random to guarantee that we have at least 3 green marbles, we need to extract 17 marbles. Okay? 3 हमें ग्रीन मार्बल्स अगर चाहिए तो उसके लिए हमें 17 मार्बल्स एक्सट्रैक्ट करने होंगे। नाउ 17 में क्या होगा? वर्स्ट केस पे अगर हम लेके चलें, हमें 8 के 8 ब्लू लेने होंगे और थर्ड ग्रीन मार्बल की हम बात कर रहे हैं, मतलब इसके पहले 2 ग्रीन मार्बल हम ड्रॉ कर चुके हैं, या 3 ग्रीन को काउंट करें, बिकॉज 17 मार्बल विल बी द थर्ड ग्रीन। तो 8 + 3 11, टोटल 17 हमने ड्रॉ किए हैं। इससे हमें एक बात पता चली कि यहां पर रेड मार्बल्स कितने होंगे? 6। ना सोचिए, अगर 6 मार्बल रेड होते, 8 ब्लू होते, तो वर्स्ट केस में क्या होता? हम सारे ब्लू ड्रॉ करते पहले, फिर सारे रेड उठाते, अब तक 14 हो चुके हैं। अब 15 हर हालत में हमें ग्रीन उठाना होता, 16 ग्रीन उठाना होता, और जैसे ही 17 हम पिक करते, हमारे पास 3 ग्रीन मार्बल्स आ जाते। इस स्टेटमेंट से हमें रेड मार्बल्स के बारे में तो जानकारी मिल गई है, पर ग्रीन मार्बल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। लेट अस नाउ लुक एट द सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है, इफ वी पुल आउट मार्बल्स फ्रॉम द बैग एट रैंडम टू गारंटी दैट वी हैव एटलीस्ट 2 रेड मार्बल्स, वी नीड टू एक्सट्रैक्ट 19 मार्बल्स। तो 2 रेड मार्बल्स का मतलब हो गया, 2 तो रेड हो गए, बाकी बचे 17 दूसरे कलर के होंगे, 8 उनमें से ब्लू हैं, तो ग्रीन कितने होंगे? 9। तो 9 और 8 17 मार्बल्स जब तक हम निकालेंगे तब तक तो हो सकता है हमें एक भी रेड मार्बल ना मिले, पर जैसे ही हम 18th रेड मार्बल निकालेंगे, 18th मार्बल निकालेंगे, वो रेड होना ही है, और 19 निकालेंगे, हमारे पास 2 रेड मार्बल्स आ जाएंगे। इससे हमें ये पता चल गया कि ग्रीन मार्बल्स हमारे पास कितने हैं। क्वेश्चन में हमें यही पता करना था। सेकंड स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन बट नॉट द फर्स्ट वन। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट सेट, ये सेट डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का सेट है। ब्रेकअप ऑफ स्टूडेंट्स इन ए यूनिवर्सिटी बाय सब्जेक्ट मेजर इज गिवन इन द पोलर पाई चार्ट। नाउ यहां पर हमारे पास पोलर पाई चार्ट है। हिस्ट्री ये है 10%, इकोनॉमिक्स 12%, केमिस्ट्री 14%, मैथमेटिक्स 16%, फिजिक्स 18%, engineering 20% and others 10%. तो ब्रेकअप हमें गिवन है। The bar chart shows the number of students who major in physics by geographic location. फिजिक्स का फर्दर ब्रेकअप गिवन है। फिजिक्स यहां पर हमें गिवन है 18%। इसका फर्दर ब्रेकअप, ये जो 18% है स्टूडेंट्स, ये कहां से हैं? दिल्ली से 18 है, मुंबई से 36, कोलकाता से 80, चेन्नई से 40, हैदराबाद से 23 और अदर से 28। ना क्या हम यहां पर ये सम कर सकते हैं? अगर हम इनका सम कर लें तो इससे हमें जो टोटल स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में, उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। कैसे? कि टोटल का 18%, दैट इज फिजिक्स जो मेजर है, वो ये सारे स्टूडेंट्स हैं। अगर हम इन सबको ऐड करें तो 8 3 11, 17 and 8 25, we can write down 5 2 carry over, 2 and 2 4, 6 10 18 21 and 22। तो टोटल फिजिक्स मेजर 225 स्टूडेंट्स हैं और फिजिक्स मेजर टोटल का 18%। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है हमसे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स मेजर इन केमिस्ट्री। अगर हम केमिस्ट्री को देखें तो ये वैल्यू है 40। तो अगर टोटल का 18% 225 है, तो टोटल का 14% क्या होगा? जवाब होगा 225 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 40। 9 2 times 9, 25 times 2, 7 times 175, दैट इज सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the proportion of physics majors who are from Delhi is the same as the proportion of engineering majors who are from Delhi,
हाउ मेनी इंजीनियरिंग मेजर्स आर फ्रॉम दिल्ली? नाउ हम बात कर रहे हैं प्रपोर्शन की। फिजिक्स मेजर्स हु आर फ्रॉम दिल्ली। फिजिक्स मेजर दिल्ली से कितने हैं? 18। और ये टोटल का 18% है। तो फिजिक्स मेजर है टोटल का 18% और उसमें दिल्ली से जो कैंडिडेट है वो है 18। सेम प्रपोर्शन हमें मैनेज करना है किसके लिए? इंजीनियरिंग के लिए। इंजीनियरिंग टोटल का 20% है, तो ये कह रहे हैं कि यहां पर दिल्ली से जितने लोग होंगे वो टोटल का 20% इंजीनियरिंग के हैं। ये दोनों प्रपोर्शन सेम है, तो यहां पर टोटल हम कैंसिल कर सकते हैं। 18 परसेंटेज सब कैंसिल हो जाएगा, तो इससे हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12% of all students are from Chennai. What is the largest possible percentage of economics students that can be from Chennai rounded off to the nearest integer? 12% of all the students are from Chennai. क्या हम सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं? यहां से हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। ये होगा 225 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 100। 9 2 टाइम्स 9, 25 टाइम्स 2, 50 टाइम्स, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 50, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए हैं 1250। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसका 12% आर फ्रॉम चेन्नई। 1250 का 12% 10% होगा 125, 1% 12.5, 2% 25, 125 25 को हम अगर ऐड कर दें तो चेन्नई से स्टूडेंट्स हो जाएंगे 150। पर इन 150 में 40 वो भी हैं जो फिजिक्स मेजर में हैं, बाकी कितने बचेंगे? 110। अगर ये सारे के सारे स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स से आ जाएं तो हम वैल्यू को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। इकोनॉमिक्स है 12%। अगेन टोटल का 12% हमें मालूम है वो है 150। तो इकोनॉमिक्स के 150 स्टूडेंट्स हैं इकोनॉमिक्स मेजर में। अगर उन 150 में से बाकी बचे हुए जो 110 स्टूडेंट्स चेन्नई के हैं वो सारे ही इकोनॉमिक्स मेजर में हो जाए तो हम इस वैल्यू को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है 0 0 3 2। ये हो गया है 220/3, 3 7 टाइम्स 21, 73.33%। नियरेस्ट इंटीजर अगर हम राउंड ऑफ करते हैं यहां पर, फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट सेट, ये सेट एक मॉडरेट लेवल का सेट है। Given below is the timetable for a transcontinental train that cuts across several time zones. All timings are in local time in the respective cities. The average speed of the train between any two cities is the same in both directions. लोकल टाइम अराइवल और लोकल टाइम डिपार्चर हमें लिखा हुआ है, सिटी का नाम लिखा हुआ है। ये हम डाउन जर्नी कह सकते हैं, ये हम अप जर्नी कह सकते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए दो सिटीज हैं, से ए एंड बी। जब इस सिटी में सुबह के 9 बजे होते हैं तब उसी सिटी में सेम डे सुबह के 10 बजे होते हैं। तो हम ये कहेंगे ये वाली जो सिटी है बी, ये इस सिटी से आगे है, राइट ना। सब यहां से कोई एक ट्रेन जर्नी करती है और वो सुबह 9 बजे यहां से डिपार्ट करती है और उसे जर्नी करने में 4 आवर्स लगते हैं। तो जब ये ट्रेन यहां पहुंचेगी तो यहां पर टाइम हो रहा होगा 1 PM, लेकिन यहां टाइम हो रहा होगा 2 PM। तो अगर हमें मान लीजिए यहां से डिपार्चर और यहां अराइवल टाइम दोनों का लोकल टाइम दिया हुआ हो तो इन दोनों का डिफरेंस हमें 4 नहीं 5 नजर आए, क्योंकि दोनों में टाइम डिफरेंस है, राइट ना। समझिए कि अगर यही यहां से एक ट्रेन सुबह 10 बजे रवाना हो रही है, सेम स्पीड से चल रही है, तो उस ट्रेन को भी अगेन यहां आने में 4 आवर्स लगे। पर जब ये ट्रेन यहां से 10 बजे रवाना हुई तब यहां पर सुबह 9 बज रहे थे। जब 4 घंटे के बाद जब ट्रेन यहां पहुंची तो यहां हो रहा था टाइम 1 o'clock और यहां 4 घंटे के बाद टाइम हो जाएगा 2 o'clock। तो जब ये ट्रेन यहां पहुंचेगी तो वहां पर समय होगा 1 PM। तो अगर हम इस डिपार्चर और इस अराइवल का डिफरेंस देखेंगे तो ये 3 आएगा
इंस्टेड ऑफ 4। लेकिन अगर हम इन दो वैल्यूज को देख सकें तो हम ये 4 भी इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? ये वाला जो टाइम था और ये वाला जो टाइम था, इन दोनों को हम ऐड करें और 2 से डिवाइड करें। तो 5 + 3 8/2 करेंगे तो जो वैल्यू 4 आएगी वो एक्चुअल जर्नी टाइम होगा। अच्छा, कौन सा सिटी टाइम जोन में आगे है वो भी जवाब देना बड़ा आसान है। जहां पर वैल्यू ज्यादा है, जिस तरफ जाने पर वैल्यू ज्यादा है, जैसे यहां पर ये 5 आ रही है और यहां पर ये वैल्यू 3 आ रही है, तो जहां पर वैल्यू ज्यादा आ रही है वो सिटी का टाइम पहली दूसरे वाली सिटी के मुकाबले आगे है। एक बार ये लॉजिक समझ में आ गया तो अब इन क्वेश्चंस को करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास अलग अलग सिटीज गिवन है। लेट अस से हम उनके नाम का फर्स्ट लेटर यूज करते हैं, Z, Y, V, S, R। नाउ अगर हम सपोज ये डाउन जर्नी की बात कर रहे हैं तो टाइम कितना लग रहा है, हम इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि लोकल टाइम क्या है या डिफरेंट क्या है। 6 AM to 7:45 हम ये कहेंगे 1 hour 45। तो Z to Y 1 hour 45 minutes। व्हाट अबाउट Y to V? डिपार्ट कर रही है 7:50 AM और रीच कर रही है 2:45 PM। 10 मिनट्स ऐड करेंगे तो 8 AM। 2 PM के लिए हमें 6 ऐड करना होगा, तो 6 hours and 10 minutes and 45 हम कहेंगे 6 hours and 55 minutes। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे V और S के बीच में, डिपार्चर टाइम 2:50, अराइवल टाइम 7:40, तो ये है 4 hour 50 minutes। ऐसे ही S और R की अगर हम बात करेंगे, 7:45 डिपार्चर, 10:40 अराइवल, तो ये हो जाएगा 2 hour 55 minutes। अब हम जरा अब जर्नी पर फोकस करते हैं। यहां पर R से S की अगर हम बात करें, 8 AM पे डिपार्ट हो रहे हैं और अराइवल है 12:55 PM। इसका मतलब है यहां से यहां 4:55 हमें लगा है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, ये 1 o'clock से 11:50, तो ये हो गया है 10:50। सिमिलरली 11:55 से 10:50 AM। ना अगर हम यहां पर 5 मिनट्स ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 12 AM और 10:50 AM तो ये हो जाएगा 10:55। एंड फाइनली अगर हम 10:55 से यहां 12:40 पे आए तो ये हो जाएगा 1:45। इन दो टाइम को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि कौन सा जो सिटी है वो सेम टाइम जोन में है, कौन सा डिफरेंट। क्योंकि यहाँ अप टाइम और डाउन टाइम दोनों का सेम आ रहा है, हम कहेंगे Z और Y ये दोनों सिटीज सेम टाइम जोन में हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब हम आसानी से कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन इन मिनट्स बाय द ट्रेन टू गो फ्रॉम Z to Ras? नाउ यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं टाइम निकालने के लिए। एक तो हम यहाँ देखेंगे ये 6:55 है, ये 10:55 है, तो इन दोनों का ऐड करके हाफ ले लें तो हमें जर्नी टाइम मिल जाएगा। या एक तरीका और है, हम इन दोनों का डिफरेंस लें, वो वैल्यू है 4, और अब उसे हम हाफ करके एक में ऐड और एक में इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये तो 145 ही रहेगा। यहां पर इन दोनों का डिफरेंस है 4, हाफ किया तो 2, ये हो गया 8:55, ऐड कर दिया और यहां से भी 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8:55। इन दोनों का डिफरेंस है 6, हाफ किया तो 3, यहां ऐड कर दें और यहां से 3 सब्ट्रैक्ट कर दें। ऐसे ही इन दोनों का डिफरेंस है 2, हाफ करने पर 1, यहां 1 ऐड कर दें और यहां से 1 सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब है हम ये भी कह सकते हैं अगर इन दोनों में डिफरेंस 4 का है और हाफ करने पर 2 का आया तो हम कहेंगे जो y है वो v से 2 hours आगे। ऐसे ही यहां डिफरेंस 6 का आ रहा है तो v s से 3 hours आगे, बिकॉज हम जब s से v जाते हैं तो टाइम ज्यादा है और v से s आते हैं तो टाइम कम है। ऐसे ही यहां पर
ये 455 ये 255 है, वही हाफ 1 आवर का गैप है। अब इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके थे, या तो हम ये सारे टाइम निकालें प्लस जो भी स्टॉपेज हमने यहाँ लिया है, जैसे यहाँ पे 5 मिनट का है, यहाँ 5 मिनट का है, यहाँ 5 मिनट का है, तो 15 मिनट्स हम ऐड कर इन सबको ऐड करेंगे तो ये होगा हमारे पास में 100 मिनट, ये हो गया है 70 मिनट्स, तो 170 एंड 50 220 मिनट्स। 220 मिनट्स का मतलब हो गया 3 hours and 40 minutes. So we'll write down 40 minutes and 3 hours. 3 and 3 6 and 1 7 and 7 14 and 8 22. तो 22 hour 40 minute फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। यह हम एक काम और कर सकते थे, यहां से डिपार्ट हुआ है 6 बजे और यहाँ 10:40, इसका मतलब है 16:40। और जो Z है, इन दोनों में Z में और R में टोटल 6 आवर्स का डिफरेंस है, यहाँ पे 0 है, तो इसमें 6 आवर्स अगर हम ऐड कर दें तो अगेन वी विल गेट द सेम आंसर as 22 hours and 40 minutes. Next question. What time is it at YAG when it is 12 noon at SAP? Okay, so 12 PM हमें यहाँ पर गिवन है, हमें पता करना है SAP पे हमें टाइम गिवन है और हमें किसका टाइम पता करना है, YAG का। ऐसे अगर हम YAG पे जाते हैं तो यहाँ पर 5 आवर का डिफरेंस है, YAG SAP से 5 आवर आगे है। दैट मीन जब यहाँ पर 12 PM हो रहा होगा, YAG पर 5 आवर्स आगे जाने का मतलब है 5 PM हो रहे होंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।